कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्विटर पर जमकर बरसे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने को राहुल गांधी ने ट्विटर का पक्षपातपूर्ण रवैया बताया है। आज एक बयान जारी कर राहुल गांधी ने कहा कि ये राहुल गांधी पर नहीं, देश के लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि ये उनके फॉलोअर्स का अपमान है। राहुल ने फिर कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, सदन में बोलने नहीं दिया जाता और अब ट्विटर भी तटस्थ मंच नहीं रहा। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. Now, that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी ने लिखा है कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। चिट्ठी में लिखा है कि जातिगत जनगणना नहीं कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं हो सकेगा। इस मौके पर तेजस्वी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं देकर उनका अपमान किया है। तेजस्वी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में ये चिट्ठी जारी की। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्ते से समय नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है। जम्मू के राजौरी में कल रात एक बीजेपी नेता के घर पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस ग्रेनेड हमले में बीजेपी कार्यकर्ता जसबीर सिंह, उनके माता पिता और 3 अन्य रिश्तेदार घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि खंडली इलाके में स्थित घर पर संदिग्ध आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और वो छत पर ही फट गया। ये हादसा कल 9:15 के करीब हो गया है। ये खाना खा रही थी फैमिली और अचानक ग्रेनेड को फेंका गया है। क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने फायर लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं। एक ही फैमिली है और इसमें देखा जा रहा है कि इसमें क्या रीजन है, क्या है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर के ही कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर आतंकवादियों के गोलीबारी करने पर शुरू हुई मुठभेड़ रात भर चली और इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। इस दौरान 2 आम नागरिक भी घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने कल दोपहर करीब 3 बजे कुलगाम के काजीगुंड में बीएसएफ के काफिले पर गोलीबारी की थी। इसके बाद आतंकवादी पास की ही एक इमारत में छुप गए थे। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहां से बहुत सारे सामान मिला है। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन हुआ है। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के करीब ये भूस्खलन हुआ। थैंग गांव को चमोली से जोड़ने वाली सड़क के पास कल शाम ये घटना सामने आई। किसी के घायल होने की हालांकि इसमें कोई खबर नहीं है।
और हिमाचल प्रदेश में कल हुए किन्नौर के भूस्खलन के बाद अब लाहौल घाटी के नालरा के पास भूस्खलन होने से चंद्रभागा नदी की रफ्तार रुक गई थी। इससे आसपास के इलाकों के लिए खतरा पैदा हो गया था, लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुताबिक नदी का प्रवाह खुल रहा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सूचना मिलते ही एक उच्च स्तरीय टीम मौके पर भेजी गई थी। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी नदी किनारे और भूस्खलन प्रभावित जगहों पर जाने न दिया जाए। उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत से गांवों का तो संपर्क ही टूट गया है। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गाजीपुर इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश में सैलाब आफत ढा रहा है। सोमवार को जहां 350 गांव बाढ़ की चपेट में थे, अब राज्य के 75 में से 23 जिलों के 1200 गांव डूबे हुए हैं। सबसे बुरा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले पर पड़ा है, जहां एक कंक्रीट ब्लॉक गंगा नदी में तैरता हुआ नजर आया। फिलहाल यहां के 487 गांवों में बाढ़ है और गंगा में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कि लोग अपना सामान किसी तरह से नाव की व्यवस्था करके और सामान निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। उसी तरह से अपने गाय बैल बछड़े को भी निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। प्रयागराज में भी भारी बारिश से लोग डरे हुए हैं। बुधवार सुबह को 24 घंटे बाद यहाँ बारिश तो रुक गई, लेकिन वो औसत से 1200% ज्यादा थी। नजदीक ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चित्रकूट में 1500% ज्यादा बारिश हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और दोनों नदियों में बाढ़ आई हुई है और पानी अभी बढ़ रहा है। उपग्रह की तस्वीरों से संगीन हालात का अंदाजा लगता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और हमने जो हमारे शरणालय हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। करीब 9 शरणालय हमारे एक्टिव हैं, जिसमें लगभग अभी 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। बाढ़ का पानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी के भी कई मोहल्लों में घुस गया है, खासकर उनमें जो गंगा के पास हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन को फोन करके आश्वासन दिया कि सभी संभव मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन किस तरह की बारिश होती है, इसी से शायद ये संकेत मिलेंगे कि क्या चीजें अब और वर्स होंगी उत्तर प्रदेश में। इंद्रेश पांडे, नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और गंगा नदी का जलस्तर बिहार में हर जगह बढ़ता नजर आ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी भी दर्ज कर रहा है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 21 टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि राजधानी पटना पर फिलहाल इसका कोई खतरा नहीं है, लेकिन दीघा अलॉक में गेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब राहत कैंप में लोग बड़ी संख्या में आने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में कुल 2,58,560 लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो टीके का पहला डोज ले चुके हैं। इनकी तादाद 1,71,511 है और दूसरी डोज के बाद 87,049 लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है। देश के टीकाकरण अभियान में शामिल तीनों टीके कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक लेने वाले लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता परिमल कुमार। देश में अब तक करीब 2,59,000 लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। वो इन्फेक्शन जो टीका लेने के बाद होता है और इसमें पहली डोज के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है और दूसरी डोज के बाद भी। साथ में ये भी बताना जरूरी है कि जो तीनों टीकाकरण अभियान में शामिल हैं, चाहे वो कोवैक्सिन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, इन तीनों में ब्रेक थ्रू की शिकायत मिली है और दोनों ही डोज के बाद मिली है।
और अब अगर आपको बताएं कि पहली डोज के बाद ये तादाद जो है वो संख्या वो कहीं ज्यादा है। करीब 1,71,000 से ज्यादा लोग पहली डोज के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हुए। वहीं करीब 87,000 लोग दूसरी डोज के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। और ये लगातार मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि टीका लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का जोर हमेशा इस बात पर को लेकर रहा है कि टीके के बाद सीवियरिटी और मोर्टिलिटी की आशंका जो है घट जाती है, यानी गंभीर रूप से बीमार आप नहीं होंगे और मरने की आशंका घट जाएगी। यानी जो इन्फेक्शन होगा, जो संक्रमण होगा वो बहुत माइल्ड होगा, मामूली होगा। और इस बात को लेकर बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बात कही गई है ताकि लोगों में यह भरोसा बरकरार रहे कि टीका जो है कोरोना का वो अब भी इफेक्टिव है और वो प्रभावी है। लेकिन अब इसको लेकर हो क्या रहा है कि वैक्सीन ट्रैकिंग पोर्टल बनाने की योजना है भारत सरकार की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये लॉन्च हो जाएगी। उस पोर्टल पे देश की पूरी जनता देख पाएगी, वो पब्लिक डोमेन में होगा और पूरे देश के आंकड़े होंगे कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से आखिर कितने लोग उसके शिकार हुए हैं, उसमें कितने को हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आई, कितने लोगों की मौत हुई। तो ये तमाम आंकड़े जुटाने का सिलसिला जो है आईसीएमआर ने शुरू किया था और ये जानकारी हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा मिली है कि 2,59,000 के आसपास लोग अब तक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। हालांकि प्रतिशत में देखें तो 53 करोड़ टीके अब तक दिए गए हैं, जिसमें ये प्रतिशत बहुत नगण्य के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये चिंता लोगों के बीच में बहुत लाजमी हो जाती है कि टीके के बाद भी अगर उनको संक्रमण हो रहा है तो यहाँ पर एहतियात तब भी बरतना है जब आपने टीका ले लिया हो, टीके के बाद भी, क्योंकि हमने देखा कि जो डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी दूसरी लहर में, वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार करने वाला है और साथ में उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत जो ज़्यादा बढ़ी, वायरस लोड ज़्यादा बढ़ा। तो अब इस बात को लेकर खंगालने की कोशिश हो रही है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है उसके जीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए ये देखा जाए कि वायरस कहीं आकार, प्रकार या व्यवहार तो नहीं बदल रहा। लेकिन ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि पूरे दुनिया में कहीं भी जो टीका है कोरोना का, उसके बाद भी इन्फेक्शन की शिकायत आ रही है और इसको लेकर मुस्तैदी भी यहाँ पर बरती जा रही है भारत में। और एक वैक्सीन ट्रैकिंग पोर्टल भी बनाया जा रहा है जिसपे तमाम जो जानकारियाँ होंगी वो लोगों के सामने में होंगी, पब्लिक डोमेन में होंगी, ताकि लोग उसको देख पाएँ। भरोसे की बहाली स्वास्थ्य मंत्रालय कर पाए लोगों में कि टीकाकरण अब भी प्रभावी है। और एक बात बताना यहाँ पर बहुत लाजमी है कि ये हमेशा से साइंस और शोध के दम पे कहा जाता रहा है कि टीका लेने के बाद आप गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत कम आती है, मोर्टिलिटी की जो आशंका है वो कम हो जाती है। लेकिन ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि 2,59,000 लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं, यानी टीका लेने के बाद वो संक्रमित हुए हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद लवलीना बोरगोहेन कल असम पहुंची थी। आज गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे अपने पिता से मिली। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को गले लगाया। लवलीना और उनके पिता टिकेन बोरगोहेन एक दूसरे से मिलने के बाद काफी भावुक नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लवलीना ने बताया कि उनका पूरा फोकस अब पेरिस ओलंपिक पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें असम के युवाओं को उनके ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल को देखने और छूने का मौका दिया जाएगा, जिससे असम के युवा भी देश के लिए मेडल लाने के लिए प्रेरित हो सके। मुख्यमंत्री